लेट्स स्टार्ट नाउ। हम शुरू करते हैं अपना पॉलिटिकल के सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे। फिर से हम शुरुआत करेंगे फर्स्ट चैप्टर से लेकर, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर से हम जाएंगे सीधा, आज 6 चैप्टर करेंगे सीधा। तो फर्स्ट से थोड़ी अपनी कमर कस लीजिए। मैं नहीं चाहता कि कुछ मैं कराऊं और मैं तुम समझ ना पाओ, ठीक है। वैसे तो मेरी ज़्यादातर कोशिश यही रहेगी मैं जितना भी कराऊंगा वो तुम्हें क्लियर होता जाए, कुछ भी ऐसा नहीं कि तुम्हें डाउट हो जाए, पर फिर भी तुम्हें भी अपनी थोड़ी सी कह सकते हैं हम शक्ति दिखानी है, थोड़ी सी एनर्जी के साथ बैठना है। फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तो चैप्टर फर्स्ट आपका वो है विभाजन का, कल भी कराया था विभाजन। सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है विभाजन। तो मैंने कल तुम्हें बताया था फर्स्ट चैप्टर में, और आज भी हम शुरुआत से शुरू करेंगे ताकि तुम्हारे सारा लिंक बन जाए, क्योंकि तुम्हारे जो 4 चैप्टर ना पॉलिटिकल के, सेकंड बुक के और फर्स्ट बुक के, सारे एकदम लिंक है। एक चैन होती है ना, चैन, वो चैन पूरी जुड़ी हुई है। एक चैप्टर समझ में आएगा तभी दूसरा समझ में आएगा, दूसरा आएगा तीसरा तभी समझ में आएगा। अगर तुम तीसरे पे चल जाओगे डायरेक्ट तो समझ नहीं आएगा। तो एक चेन है पूरे चैप्टर की, इसलिए हम उस चेन वाइज ही चलेंगे। आज तुम्हें बातों बातों में कब तुम्हारे 6 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तुम्हें खुद नहीं पता लगेगा। तुम खुद हैरान होकर पूछोगे भैया सच्ची में 6 चैप्टर खत्म, हैरान हो जाओगे तुम लोग। तो दूसरा सुनो जरा ध्यान से, ठीक है। शुरुआत करते हैं विभाजन के। तो विभाजन सबको पता है, हमारा 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ। 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिली 1947 को। 14 अगस्त को पाकिस्तान हमसे अलग हुआ, एक नया देश बना, वो भी धर्म के नाम पर बना था ना, धर्म के नाम पर। धर्म कौन सा? मुस्लिम धर्म, इसके नाम पर बना। विभाजन हो गया, हमारे देश का पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बन गया, ठीक है। और पाकिस्तान का जो गवर्नर बना पहला, वो जिन्ना बन गया। अब जब विभाजन हो गया तो पाकिस्तान ने क्या कर दिया, जितने भी हिंदुस्तानी थे, जितने भी हिंदू थे पाकिस्तान के अंदर, उन सबको बोल दिया भी तुम सारे पाकिस्तान से वापस हिंदुस्तान चले जाओगे। 90 लाख लोग भारत में एंट्री करने वाले थे। 90 लाख लोग चले थे पाकिस्तान से भारत में एंट्री करने के लिए, आए 90 लाख लोग। लेकिन हमारे आंकड़े बताते हैं कि यहाँ पर 90 लाख लोग तो आए नहीं, यहाँ पर तो सिर्फ 90 लाख का 25% लोग आए हैं, सब सिर्फ 25%, 90 लाख के। बाकी सारे या तो राह में मर गए, रास्तों में मर गए, या फिर उनके साथ अत्याचार हुआ, उनके ऊपर आक्रमण हुआ, वो मार दिए गए। इतने सारे लोग थे, लेकिन वो भारत तक पहुंचे नहीं, भारत तक पहुंच नहीं पाए वो लोग, है ना। किसी वजह से नहीं पहुंच पाए। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया, पाकिस्तान में हिंदुओं पर आक्रमण शुरू हो गए थे, जबरदस्ती उनको घरों से निकाला गया, जबरदस्ती उनको कुछ मिनटों का, कुछ सेकंडों का, कुछ घंटों का टाइम दिया गया और बोला गया कि आपको अपना घर खाली करना है पाकिस्तान से, और अब तुम्हें कहाँ जाना है? भारत जाना है, क्योंकि तुम्हारी जो देश है हिंदुओं का वो भारत है, और ये है पाकिस्तान, ये मुसलमानों का, इसलिए अब तुम यहाँ नहीं रह सकते। तो बड़े बड़े जितने भी हिंदू थे, जितने भी, जैसे तुम्हारे दिलीप कुमार भी वहीं से आए थे, ठीक है। संजय दत्त के पापा जी वो भी वहीं से आए थे, है ना। तो जितने भी बड़े बड़े जो कह सकते सुपरस्टार, उसी समय मिल्खा सिंह, उसके फैमिली पूरी वहीं बिछड़ गई थी, वो भी वहीं पाकिस्तान से आए थे। तो बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा था ये पूरा विभाजन का। इस विभाजन के परिणाम पूछता है तुमसे 5 नंबर में कि परिणाम बताओ क्या थे विभाजन के, कि क्या कुछ हुआ विभाजन में। विभाजन के परिणाम पूछेंगे तुमसे 5 नंबर में कि बताओ, ठीक है। तो विभाजन के परिणाम में, ठीक है, पहला परिणाम पहले बताया कि 90 लाख लोग भारत में आए, भारत आए, पहला परिणाम। दूसरा, हिंदुओं पर अत्याचार हुए, हिंदुओं पर अत्याचार हुए, ठीक है। हिंदुओं को पाकिस्तान में से जबरदस्ती निकाला गया, खदेड़ा गया, ठीक है। हिंदुओं की महिलाओं के साथ बलात्कार और जबरदस्ती शादियां करवाई गई, जबरदस्ती शादियां हुई, हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाया गया, धर्म परिवर्तन करवाया गया, ठीक है। पाकिस्तान से आए हिंदू रेलों की छतों पर चढ़कर आए, तुम एक बात बताओ, ट्रेन कितनी स्पीड से चलती है? बहुत स्पीड से चलती है।
अब उस इतनी स्पीड जो ट्रेन चल रही है उसके ऊपर लोग इतने ज़्यादा, देखो कितना उनके ऊपर आक्रमण हो रहा था कि उनको अपनी जान बचाने के लिए ट्रेनों की छतों पर चढ़ के भारत आना पड़ा, ट्रेनों की छतों पर चढ़कर। और ट्रेन कितनी स्पीड चलती है, बहुत स्पीड चलती है। इतनी ज़्यादा ट्रेन भर गई थी कि छतों पर भी जगह नहीं रही, वहाँ पर भी इतनी ज़्यादा मारामारी हो गई थी बैठने के लिए, बहुत ज़्यादा, है ना। तो दोनों तरफ फिर क्या हुआ, मारकाट शुरू होगी। दोनों तरफ पाकिस्तान से हिंदुओं को मारकर भेजा गया, फिर हिंदुस्तानियों ने भी पाकिस्तान जो मुसलमान भेजे उनको मार के भेजना शुरू कर दिया। दोनों तरफ मारकाट शुरू, दोनों तरफ मारकाट शुरू हुई, ठीक है, मारकाट शुरू हुई। रेलों पर चढ़ चढ़ कर आने लगे, है ना। फिर अगली लाइन में लिखोगे कि पाकिस्तान में हिंदुओं को जबरदस्ती घरों से निकाला गया, जबरदस्ती निकाला गया, ठीक है। ये आगे बताते रहोगे, ठीक है। ये कम से कम 7-8 पॉइंट बन जाएंगे और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है बस। ये आता आता तुम्हें कि बताओ भी विभाजन के परिणाम क्या थे। सारे परिणाम हुए थे विभाजन के, ये सारे परिणाम थे। 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, कर लोगे इसको। विभाजन के सारे परिणाम थे, इनके साथ इतने बड़ा अत्याचार हुआ था, महिलाओं के साथ बहुत बड़ी संख्या में तो महिलाओं के साथ अत्याचार हुए, उनके साथ जबरदस्ती शादियां करेगी, धर्म परिवर्तन करवाया गया, ठीक है, रेप किया गया, बलात्कार हुए बहुत सारे। कुछ महिलाएं तो मिली ही नहीं, और कुछ हिंदुओं ने तो अपनी घर की इज्जत बचाने के लिए, यहाँ लिखोगे कि कुछ हिंदुओं ने तो अपनी घर की इज्जत बचाने तक के लिए अपनी घर की औरतों को खुद ही जहर दे दिया था, मार डाला था, ताकि उनकी घर की इज्जत बच सके, इज्जत बचाने के लिए, ठीक है। और जिस राह से वो चल रहे थे पूरे ग्रुप के साथ, पूरे गुटों में चल रहे थे ना वो लोग, तो पूरे के पूरे ग्रुपों पर हमला होता था पाकिस्तान में हिंदुओं के ऊपर। ये भी लिखोगे यहाँ पर कि पूरे के पूरे ग्रुपों पर हमला होता था, सबको मार देते थे। तो जो भी ट्रेनें, फिर ये भी लिखोगे कि जो भी ट्रेन पाकिस्तान से आती थी उन पूरी की पूरी ट्रेनों में सब हिंदुओं को मारकर भेजा जाता था भारत में, सब हिंदुओं को मारकर भेजा जाता था। गदर मूवी देखिए, गदर में क्या हाल होता है, वो सेम हाल है यहाँ पर हुआ, बहुत ज्यादा, ठीक है। ये है परिणाम आपके विभाजन के, ये हुआ। चलो इसको तो अब छोड़ो, ये तुम्हारी बुक में यहीं तक था। अब नेक्स्ट बात करते हैं नेहरू की, जो पहला प्रधानमंत्री वो बना। जब नेहरू पहला प्रधानमंत्री बना तो प्रधानमंत्री बनते उसके सामने 3 चुनौतियां आई मुख्य, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई उसके सामने 3 बड़ी मुख्य चुनौतियां आई। तुम्हें 3 नंबर में पूछते हैं नेहरू के सामने मुख्य क्या 3 चुनौतियां आई, तो 3 चुनौतियां उसकी ये थी। पहली चुनौती थी कि भारत को भाई जो 565 रियासतें हैं और जो भारत टुकड़ों में बटा हुआ उसको एक कौन करेगा, एकता के सूत्र में सबको कौन बांधेगा, कैसे बांधा जाए, पहली चुनौती आई नेहरू के सामने। कि अंग्रेजों ने 565 रियासतें को 3 रास्ते दिखाए थे। 3 रास्ते क्या बोले थे कि या तो तुम भारत में रह सकते हो, या तुम पाकिस्तान में जा सकते हो, या तुम स्वतंत्र भी रह सकते हो, तुम्हारी हेडेक है। लेकिन भारत के नेता क्या चाहते थे, इनकी वो 565 रियासतों को एक कर ले। वो थोड़ी चाहते थे कि भारत टुकड़ों में बढ़ जाए, उनको नहीं चाहिए था ना। तो नेहरू ने यही सोचा कि इस 565 रियासतों को कहीं और जाने नहीं देना, बल्कि भारत में विलय करना है। तो विलय करने की जिम्मेदारी देगी पटेल को। पहली चुनौती है कि एकता के सूत्र में कैसे बांधा जाए। दूसरी चुनौती थी कि संविधान कैसे बनेगा, लागू कैसे होगा, दूसरी चुनौती। तीसरी चुनौती थी कि सबका भला कैसे होगा, SC ST अल्पसंख्यक जो भारत में आए उन सबका भला कैसे करेंगे, कुछ तो आइडिया होना चाहिए ना। ये 3 चुनौतियां थी मुख्य। 3 नंबर में क्वेश्चन आता है, बस पूछते हैं कि बताओ नेहरू की मुख्य 3 चुनौतियां क्या थी आजादी के बाद। ये 3 मुख्य चुनौतियां थी। चलो इन तीनों मुख्य चुनौतियों में पहले क्वेश्चन का जो आंसर है इस पहले चैप्टर में ढूंढेंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर कि एकता के सूत्र में कैसे बांधा जाए, ये पहला क्वेश्चन है। इसी का आंसर हम इस बुक में ढूंढेंगे, पहले चैप्टर में ढूंढेंगे। दूसरे का आंसर दूसरे चैप्टर में ढूंढेंगे, तीसरे का तीसरे चैप्टर में ढूंढेंगे। अभी पहले का कर लेते हैं। तो नेहरू के सामने जब पहली प्रॉब्लम आई तो उसने देखा कि यार 565 रियासतें हैं, कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर राजा भी नहीं है, उन सबको एक करना कौन एक करेगा, मैं तो नहीं कर सकता भाई, तो कोई तो करना, किसी को तो चाहिए ना कोई एक करे। तो उस भाई साहब ने, नेहरू ने इसकी जिम्मेदारी पटेल को दी और पटेल को बोला देखो सर आप करोगे इन 565 रियासतों को एक। पटेल ने जिम्मेदारी उठाई। पटेल हमारे देश का पहला उप प्रधानमंत्री, पहला गृह मंत्री, और हमारे देश को 565 रियासतों को एक करने वाला वही व्यक्ति था पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये आदमी था, ठीक है। इसको जिम्मेदारी दी गई। तो 15 अगस्त डेट मुकर्रर करी थी अंग्रेजों ने कि 15 अगस्त को हम आपका देश आजाद करेंगे, तब तक आप 565 रियासतें जितनी भी आपकी एक कर लो। तो 15 अगस्त से पहले पहले पटेल ने 561 रियासतें एक कर ली थी। 4 रियासतों ने मना कर दिया, 4 रियासतों ने इनकार कर दिया कि हम भारत में विलय नहीं करेंगे, हम अलग रहेंगे या स्वतंत्र रहेंगे, ये बोल दिया। तो उन 4 रियासतों में देखो कौन कौन सी थी। 4 रियासतों में सबसे बड़ी थी हैदराबाद, दूसरी थी जम्मू कश्मीर, तीसरी थी जूनागढ़, चौथी थी मणिपुर। आपके इस फर्स्ट चैप्टर में हम चारों के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम 2 के बारे में पढ़ेंगे बस। 2 के बारे में कौन सा, पहले पढ़ेंगे हैदराबाद के बारे में, ठीक है, दूसरा पढ़ेंगे हम मणिपुर के बारे में इस चैप्टर में, ठीक है। तो पहला हैदराबाद के बारे में।
तो जब 565 रियासतों की बात करने की एक करने की बात आई, तो हैदराबाद को विलय करने की जब बात आई, तो हैदराबाद का राजा था निज़ाम। हैदराबाद का राजा निज़ाम ये था मुस्लिम, और जनता मुसलमान हिंदू दोनों थी, दोनों थी। अब पटेल इसके पास गया, पटेल ने बोला भाई आपको भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़ेंगे, क्योंकि भारत के आप बिल्कुल मध्य में स्थित हो और आप स्वतंत्र नहीं रह सकते, ना आप स्वतंत्र रह सकते हो ना आप पाकिस्तान में जा सकते हो। सोचो देखो, हैदराबाद भारत में यहां पर है, ना तो स्वतंत्र रह सकता है यहाँ पर, ना ये पाकिस्तान में मिल सकता, तो क्या हो सकता है, भारत में मिलेगा। पटेल ने बोला भाई देखो आप कहीं नहीं जा सकते, आपके पास एक ही चारा है, वो है आप भारत में विलय कर लो। निज़ाम ने बोला कि चलो ठीक है, हमें सोचने का समय दो। तो निज़ाम ने क्या किया, 1 साल की वार्ता संधि करी, 1 साल की संधि करी, उसको वार्ता संधि बोलते हैं। वार्ता संधि का मतलब सोचने का समय दो भाई, हमें 1 साल तक सोच के बताएंगे, पटेल को बोला। तो चलो ठीक है, पटेल ने बोला भाई ठीक है 1 साल सोच लो, आप सोच के हमें बताना क्या करो क्या नहीं। संधि 1947 में, 1947 में, और इस 1 साल के अंदर ही कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से हैदराबाद में हमें हमारी इंडियन आर्मी भेजनी पड़ी। क्या हुआ इस 1 साल में, क्या हुआ देखो भाई, हैदराबाद में हिंदू थे और कुछ मुसलमान थे, जो कि निज़ाम से बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, उससे दंगों पर उतरे थे, हैदराबाद के राजा के खिलाफ दुखी थे राजा से, तो दंगे कर दिए उन्होंने। जब हैदराबाद में दंगे हो गए, सारे हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर दंगे कर दिए, तो निज़ाम को लगा भाई दंगे क्यों हो रहे भाई, पूछो जरा इनसे। तो निज़ाम ने भी पूछा, अब इनके लोगों ने भी पूछा निज़ाम के, भाई दंगे क्यों कर रहे हो। अब दंगे तो होते हैं भाई, दंगे का तो कोई मतलब ही नहीं होता, दंगों के पास कोई लक्ष्य नहीं होता, कोई मांग नहीं होती, कुछ नहीं होता, बस दंगे करने तो करने ही है। लोगों ने दंगे शुरू कर दिए। जब लोगों ने दंगे शुरू कर दिए तो निज़ाम ने धमकियां दी, बोला भाई अगर तुम चुप नहीं होगे मैं तो कार्रवाई कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, पर लोगों की कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी। निज़ाम ने आखिर में आकर क्या सोचा, भाई ये जनता मानने वाली नहीं है, काम करो सेना बुलाओ। तो निज़ाम ने, जो कि उसकी सेना थी, उसको बोलते हैं रजाकार सेना, रजाकार सेना, ये निज़ाम की सबसे घटिया, बर्बर, असभ्य सेना थी, बहुत घटिया सेना थी रजाकार सेना। रजाकार सेना बुलाई निज़ाम ने 1948 के सितंबर में, सितंबर में दंगे हो रहे थे, तब की बात है ये। तो बुला ली रजाकार सेना। अब जैसी ही रजाकार सेना निज़ाम की आई हैदराबाद के अंदर, तो उस रजाकार सेना ने जितने भी हिंदू थे और जितने भी मुसलमान थे जो दंगे कर रहे थे उन सबको मार दिया। रेप हुआ महिलाओं के साथ, महिलाओं को मारा गया, पुरुषों को मारा गया, बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया। ये हुआ, रजाकार सेना नहीं कर दिया। अब जब रजाकारी सेना सब कुछ कर रही थी, इन सब की खबरें मिल रही थी पटेल को कि ऐसे करके निज़ाम ने अपनी सेना बुला ली है हैदराबाद के अंदर। तो पटेल ने सोचा भाई ये कैसे हो गया, है ना, हम ऐसे लोगों को मरने थोड़ी दे सकते हैं। तो पटेल ने अपनी इंडियन आर्मी 13 सितंबर को उतार दी हैदराबाद के अंदर, 13 सितंबर को, 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद में उतार दी हमने हमारी इंडियन आर्मी, ठीक है। और हमारी इंडियन आर्मी उतरी, तुम्हें पता ही बस फिर क्या होना था। इंडियन आर्मी उतरी 1948 में 13 सितंबर को, और 5 दिन के अंदर अंदर सारे रजाकारों का सफाया कर दिया हमारी सेना ने। और 1948 को 18 सितंबर को 1948 को विलय पत्र पर सिग्नेचर कर दिए हैदराबाद के निज़ाम ने, और ऐसे हमने हैदराबाद को अपने कब्जे में लिया 18 सितंबर को। सिर्फ 5 दिनों के अंदर हमारी इंडियन आर्मी ने खात्मा कर दिया पूरी रजाकार सेना का, और निज़ाम ने 18 सितंबर को आकर हमारे विलय पत्र पर सिग्नेचर कर दिया और बोला कि मैं हमारा हैदराबाद आपके देश में विलय करने के लिए राजी हूँ, ये बोल दिया, हैदराबाद मिल गया। अब आई मणिपुर की बात। मणिपुर में कुछ ऐसा नहीं था, ठीक है ना, मणिपुर में कुछ और अलग ही चल रहा था। देखो मणिपुर के राजा का नाम है बोधचंद्र, क्या नाम है, बोधचंद्र। अब जब ये बोधचंद्र था राजा, तो इसके बाद पटेल गया, पटेल ने इसको बोला भाई क्या करना है। तो इसने बोला भाई देखो हमारी जनता है वो चाहती है कि हम भारत में विलय नहीं करेंगे, ये बोला पटेल को। तो पटेल ने बोला मैं कैसे मान लूँ तुम्हारी जनता बोल रही है, नहीं हो ही नहीं सकता, ऐसा तो नहीं हो सकता। उन्होंने बोला नहीं मेरी जनता भी नहीं चाहती कि हम आपके देश में विलय करें, और बोधचंद्र भी नहीं चाहता था। बोधचंद्र क्यों नहीं चाहता था, क्योंकि बोधचंद्र को बात पता थी कि अगर वो भारत में विलय कर लेगा तो वो भारत तो लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में राजा तो होता नहीं, राजा तो होता नहीं, सिर्फ और सिर्फ सरकार होती है, इसका मतलब फिर मेरा जो राज है वो तो चला जाएगा, तो मुझे भारत में विलय करना ही नहीं है। चलो पटेल ने बोला चलो ठीक है, अगर आपकी यही राय है तो एक काम कर लेते हैं, हम आपकी जनता से पूछ लेते हैं आपकी जनता क्या कहती है। तो राजा ने बोला पूछ लो भाई। तो जनमत संग्रह कराया गया। क्या, जनमत संग्रह। जनमत संग्रह का मतलब होता है लोगों की राय पूछना। जनमत संग्रह का मतलब कि लोगों की राय पूछेंगे कि वो क्या चाहते हैं, जनमत संग्रह बोलते हैं। तो लोगों की राय पूछी गई, जनमत संग्रह कराया गया मणिपुर में। तो जब जनमत संग्रह कराया गया तो 99% लोगों ने, 99% लोगों ने, मणिपुर के लोगों ने, मणिपुर ही है ना, हाँ, तो मणिपुर के लोगों ने 99% लोगों ने क्या कर दिया,
वोट कर दिया हमारे भारत के खिलाफ और बोला कि हमें भारत में विलय नहीं करना, मणिपुर के लोगों ने ये कर दिया। अब जब ये हो गया तो पटेल को भी लगा यार जनता ही जब मना कर रही है तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि कोई नहीं, जिन लोगों पर राज करना है अगर वही इनकार कर दे, जिन लोगों पर राज करना अगर वही इनकार कर दे तो फिर राज कैसे होगा, फिर नहीं हो सकता ना। तो पटेल ने सोचा भाई कुछ और करना पड़ेगा। चलो अब मणिपुर की जनता ने तो इनकार कर दिया कि हमें भारत में नहीं मिलना, कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए पटेल ने जो राजा था बोचंद उसको मना लिया। मना क्या लिया, उसको बोला भी तुम अपने यहाँ पर राजतंत्र ले आओ। ये मना लिया कि अपने यहाँ पर राजतंत्र तो ले आओ, लोकतंत्र नहीं चाहते तो राजतंत्र ले आओ कम से कम। तो बोचंद ने पूछा राजतंत्र क्या होता है? राजतंत्र में ये होता है कि राजा भी रहता है और सरकार भी रहती है चुनी हुई, लेकिन मेन पावर राज्य के हाथ में होती है। तो राजा ने बोला ठीक है राजतंत्र ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो पटेल ने वहां पर राजतंत्र लागू कर दिया। जब वहां पर राजतंत्र लागू हुआ तो सरकार चुनी जाएगी। तो हमारे भारत में सबसे पहले सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का जो इस्तेमाल हुआ वो यही हुआ, वयस्क मताधिकार मणिपुर में। क्योंकि राजतंत्र में क्या होता है, चुनी सरकार, इसका मतलब इलेक्शन होंगे। तो सबसे पहला इलेक्शन हुआ मणिपुर में, हमारे देश में आजाद भारत का, और सबको वोट देने का अधिकार दिया गया। मणिपुर में सबको वोट देने का अधिकार दिया गया। और इस इलेक्शन में पार्टी जीती कांग्रेस, क्योंकि उस समय भाई जो सबसे बड़ी पार्टी थी देश में वो कांग्रेस ही थी आजादी के समय। और कौन थी, वही जीती गई मणिपुर में। जब वो जीती तो पटेल ने क्या करा, बोध चंद्र के ऊपर उस कांग्रेस की जो उसकी सरकार थी उससे इतना प्रेशर डलवा दिया, इतना दबाव डलवा दिया, जिसकी वजह से बोध चंद्र खुद ही आकर भाई साहब भारत के विलय पत्र पर आके सिग्नेचर करके चला गया, खुद आके चला गया कर कि भाई लोग हम भारत में विलय के लिए तैयार हैं। ये मणिपुर ऐसे लिया हमने, मणिपुर भी खत्म। अब नेक्स्ट बात आती है, मणिपुर तो खत्म हुआ, मणिपुर का कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत ये आई कि यार ये तो ठीक था, दिक्कत आई अब भाषा के आधार पर अलग करने की बात। वो मांग उठी लोगों की तरफ से भाषा के आधार पर, क्योंकि लोगों ने क्या कहा था बताता हूं आपको। देखो जब हम आजाद हुए थे ना, आजादी से पहले की बात है, कांग्रेस सरकार ने वादा किया था लोगों से। वादा ये किया था कि जब हम आजाद हो जाएंगे, 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ था, उसमें ये बोला था कि जब हम आजाद हो जाएंगे तो हम जितने भी राज्य उन सबको भाषा के आधार पर अलग कर देंगे, भाषा के आधार पर अलग कर देंगे। और ये क्यों बोला था, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को कहां पर स्वतंत्रता संग्राम में जोड़ा जा सके, ये बात बोलकर लोगों को फायदा दिखाकर। तो लोगों का फायदा था कि भाषा के आधार पर आपको अलग कर देंगे, है ना। तो ये आजादी से पहले की बात है। लेकिन आजादी मिल गई, 47 गया, 48 गया, 49 गया, 50 गया, 51 गया, 52 गया, लेकिन सरकार ने अभी तक भाषा के आधार पर कुछ भी नहीं किया। तो जब कुछ नहीं किया तो उसी समय एक राज्य से मांग उठी, वो राज्य था मद्रास का। उस समय इस पूरे हिस्से को, नीचे के पूरे हिस्से को मद्रास बोलते थे, जिसमें कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ठीक है, आंध्र प्रदेश सब आते हैं, पूरा हिस्सा मद्रास होता था उसमें। इस हिस्से से मांग उठी कि हमें अलग करा जाए। क्यों करा जाए, क्योंकि मद्रासी भाषा हम पे थोपी जा रही है। इस कुछ एक हिस्सा था और वहां का जो हिस्सा था वो है आंध्र प्रदेश। इस हिस्से के लोग मांग करने लगे कि भैया मैं मद्रास से अलग करूं। क्यों, क्योंकि हमारे ऊपर मद्रासी भाषा जबरदस्ती थोपी जा रही है और हमें पढ़नी नहीं है। और इस आंध्र प्रदेश की मांग को लेकर जो नेता था उसका नाम था श्री रामुलु, ये आदमी था। श्री रामुलु ने इस मांग को मनवाने के लिए सरकार से 56 दिन की भूख हड़ताल करी और बेचारा 56 दिन मर गया, भूख की वजह से मृत्यु होगी। अब 56वें दिन ये मर गया तो दंगे हो गए। दंगे होने थे भाई, जब तुम्हारा नेता तुम्हारे लिए मर गया, तुम्हारी मांगों के लिए मर गया, तो दंगे तो शुरू होनी ही होनी है। शुरू हो गए दंगे वहीं पर। और ये दिसंबर की बात है, 1952 की बात है। 1952 में मांग उठी थी, दिसंबर के 1952 में जब ये मांग उठी, उसके बाद क्या हो गया, तभी दंगे हो गए। जब दंगे हो तो नेहरू ने सोचा भाई अब तो दिक्कत हो गई है, अब प्रॉब्लम हो सकती है। अगर अब मैंने आंध्र प्रदेश को नहीं बनाया ना तो कल को ये दंगे बहुत बड़े दंगे में रूप ले लेंगे। क्योंकि श्री रामुलु की वजह से आंध्र प्रदेश में ऑलरेडी दंगे हो चुके थे, पूरे मद्रास में दंगे हो गए थे और लोगों ने सरकारी संपत्ति फूंक दी, हड़तालें, ये सब कुछ करना शुरू कर दिया। सड़कों पर उतर आए सब लोग श्री रामुलु के लिए। तो सरकार ने भी सोचा भाई अब तो लगता है कि आंध्र प्रदेश को बनाना ही पड़ेगा, इसको नहीं बनाया तो दंगे बहुत बड़े स्तर पर बढ़ जाएंगे, इसलिए क्या करो, बना दो। तो दिसंबर 1952 में उन्होंने क्या कर दिया, नेहरू ने राज्य को मद्रास से अलग कर आंध्र प्रदेश, पहला राज्य आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर बनाया। तुमसे एक नंबर में क्वेश्चन आएगा, ऐसे राज्य का नाम बताओ जिसको सबसे पहली बार भाषा के आधार पर अलग करके बनाया था। आंध्र प्रदेश किससे अलग करके बनाया था, मद्रास से। नेता का नाम श्री रामुलु। 56 दिन की भूख हड़ताल करी थी और 56 दिन मर गया था। दिसंबर में मृत्यु हो गई थी 1952 में। और पहला राज्य जो बना भाषा के आधार पर वो आंध्र प्रदेश बना, मद्रास से अलग होकर।
ये हुआ। अब नेहरू ये बात समझ गया था कि देखो भाई, अगर मैंने एक राज्य को भाषा के आधार पर अलग कर दिया ना, अब सारे राज्य मांग उठाएंगे कि भाई अब तुमने आंध्र प्रदेश को बनाया तो हमें भी बनाओ भाई, हमारी क्या गलती, हमें भी तो बनाओ, हम भी चाहते हैं भाषा के आधार पर अलग होना, तुमने उसको क्यों बनाया फिर, या तो उसको नहीं बनाना था, अब हम ही बनाओ। तो सब लोग ये मांग करेंगे, नेहरू ये समझ चुका था। तो नेहरू ने सोचा भाई अब ये मांग यहां से उठ गई है, अगर मैंने एक की शुरुआत कर दी तो अब सब उठेंगे और बोलेंगे कि हमें अलग करो। तो एक काम करते हैं, इनकी मांग उठने से पहले इनके लिए कुछ काम कर देते हैं। तो नेहरू ने सोचा एक काम करते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग बना देते हैं। एक आयोग बना दिया, इसका नाम रखा राज्य पुनर्गठन आयोग। 1953 में बना दिया जनवरी में, और बनाकर दिसंबर में ये हुआ 52 में, और जनवरी में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कर दी। और क्या बोला उस आयोग को, उस आयोग का ये काम दिया गया भी देखो आपको भारत में घूमना है और ऐसे राज्य देखने हैं, ऐसे राज्य देखने हैं जहां पर अगर हम उनको भाषा के आधार पर अलग ना करें तो फ्यूचर में जाकर दंगे कर सकते हैं। ऐसे राज्य बताओ मुझे, ये बताओ मुझे। ये सिफारिशें थी बस इसकी, ये बोला गया था, ये काम दिया गया था बस किसको, आयोग को, कि आपको ये बातें बतानी है हमें। तो आयोग 53 में बना। 3 साल तक आयोग को घूमने में टाइम लगा, भारत में, पूरे भारत में घूमने का समय लगा, 3 साल का समय लगा। 3 साल के बाद 1956 में आकर राज्य पुनर्गठन आयोग ने ये सिफारिशें दी नेहरू को कि देखिए सर, अगर आप 14 राज्य और 6 यूटीज, यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, अगर आप नहीं बनाओगे तो कल को ये दंगे कर सकते हैं। तो नेहरू ने उनकी बात मानी और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए 1956 में। उसके बाद फिर और भी राज्य बने, असम से त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब अलग हुए। फिर 2000 में भी अलग हुए। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, 1 नवंबर 1966 को हमने पंजाब से 2 राज्य अलग करे थे। एक का नाम था HR, एक का नाम था HP। 1 नवंबर 1966 को हमने पंजाब से 2 राज्य अलग करे, HR और HP। HR का मतलब हरियाणा, HP का मतलब हिमाचल प्रदेश। 2000 में हमने 3 राज्य और बनाए जो भाषा के आधार पर 3 राज्य और बनाए। पहले का नाम उत्तराखंड, दूसरे का नाम छत्तीसगढ़, तीसरे का नाम झारखंड। ये 3 राज्य और हमने भाषा के आधार पर बनाए। अब मैं आपको एक बात बता दूं, देखो भाई, नेहरू भाषा के आधार पर राज्यों को अलग करना नहीं चाहता था, वो डरा हुआ था, उसको डर था। डर क्यों था? उसको ये डर था कि कल को अगर मैं भाषा के आधार पर राज्यों को अलग कर दूं तो कहीं यही राज्य बाद में एक देश बनने की मांग ना कर दे, क्योंकि नेहरू ने पाकिस्तान के साथ जो हुआ वो देख लिया था। पाकिस्तान ने जो कुछ किया हमारे साथ, वो मैं नहीं चाहता कि और राज्य भी करें। बड़ी मुश्किल से तो 565 रियासतों को एक ही है। कल को अगर मैंने इनको भाषा के आधार पर बना दिया तो कल को यही अलग देश की मांग ना कर लें भाई, फिर इनको एक कौन करेगा? तो इसी वजह से नेहरू डरा हुआ था, उसको डर था कि कल को फिर से देश न टूट जाए टुकड़ों में, इसलिए वो भाषा के आधार पर राज्य को अलग करना नहीं चाहता था। लेकिन जब 1952 में मांग उठी तो उसको मजबूरन आंध्र प्रदेश बनाना पड़ा। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर खत्म।